बिहार में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है शुरू। कल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अब तक एनडीए ने सीट का जो है बंटवारा कर लिया है। उम्मीदवार भले ही घोषित नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक है राकेश कुमार रोशन। क्या कुछ चल रहा है इनकी पार्टी में, सीधे बात करेंगे। क्यों देर हो रहा है? एनडीए की तरफ से सीटों का जो बंटवारा है हो गया है, आप लोग की तरफ से भी नहीं हुआ, क्या कहें? देखिए, हम लोग के यहाँ भी सारी बातें आपस में हो गई है। कुछ सीटों को लेकर के हमारे सहयोगियों का अपना अपना दावा है, उस पे भी बातें हो रही है और बहुत जल्द आपको सारा तस्वीर दिखाई पड़ेगा। हम लोगों का एक मकसद जो है कि हम इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश से बीजेपी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं और इस मुक्ति को दिलाने के लिए देर भले ही हो, लेकिन हम लोग ठोस निर्णय ले रहे हैं और अभी कोई देर नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज का जिन लोगों को नामांकन करना है उनको निर्देशित किया गया है नामांकन के लिए। बाकी एक दो दिन में पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। गया से मांझी के मुकाबले सरबजीत जी को सामने लाने की बात हो रही है। क्या लग रहा है, मजबूत कैंडिडेट है? निश्चित रूप से सरबजीत पासवान जी बोधगया से कई बार विधायक भी रहे, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं और उनके पिताजी भी गया से सांसद रह चुके हैं। इसलिए वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनका जो राजनीतिक आधार है वो गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित के बीच ही है और उन लोगों के सहयोग से भी लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी गया में वो चुनाव जीतेंगे। मधेपुरा पूर्णिया का जो सीमांचल का जो एरिया है वो पप्पू यादव का काफी उसका प्रभाव है। लालू यादव से मुलाकात के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। लगता है कि लालू जी का ग्रीन सिग्नल के बाद ये सब कुछ हुआ है। देखिए, कांग्रेस से पप्पू जी ज्वाइन किए इसकी चर्चा बहुत दिनों से थी और उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। चूंकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं कि हम लोगों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग है देश को आरएसएस भाजपा मुक्त करना और इसमें पप्पू जी भी यदि गठबंधन के सहयोगी बने हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई और मजबूत होगी और बिहार में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब नालंदा से आते हैं। नालंदा में क्या कुछ होना है? आपके बारे में चर्चा हो रही थी, जहाँ का लोकल डिमांड था कि आपको लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है, आपके खाते में रहेगा, कांग्रेस के खाते में, अभी माले के खाते में सीट जाएगा? अब ये तो नेतृत्व को निर्णय लेना है कि किनके खाते में रहेगा, लेकिन नालंदा में भी बदलाव की तस्वीर दिखलाई पड़ रही है और खास करके अभी जो चर्चा है, जो एनडीए के मौजूदा सांसद हैं, लगातार 15 साल से वो नालंदा के सांसद रहे हैं, लेकिन नालंदा की समस्याओं का निदान के लिए और एक संसदीय जीवन में देश के अंदर पार्लियामेंट्रियन की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर वो विफल रहे हैं। इसलिए नालंदा के लोगों के बीच भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और इस बार नालंदा में भी बदलाव होगा। इस्लामपुर का, मतलब उनका घर पड़ता है इस्लामपुर। आप इस्लामपुर से विधायक हैं। इस्लामपुर में क्या कुछ ऐसा कुछ किए हैं, उनसे आधार पर उनको वोट मिल सकता है? आप क्या मानते हैं? आप भी वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। इस्लामपुर के नजरिए से देखिए तो क्या सोचती है उनके लिए? आप क्या कहेंगे? मेरे समझदारी के हिसाब से 15 साल में इस्लामपुर की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान एक सांसद के रूप में उनको जिस रूप में करना चाहिए था वो नहीं किए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आपके माध्यम से गिना सकते हैं। इस्लामपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी इस्लामपुर और एकंगर दोनों छोड़ करके कहीं भी दूसरे इलाका में रेफरल हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं बना था और जब मैं विधायक बना तो हमने तिल्हाड़ा में, खुदागंज में, लारनपुर में, सुदूर देहाती इलाके में
हम लोगों ने स्वास्थ्य की सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करवाया। इस्लामपुर की एक बड़ी समस्या थी, इस्लामपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाके में जो किसानों को खेतों की सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो पैमार सिंचाई योजना है, जिसका निर्माण बहुत पूर्व हुआ था और वो पैमार सिंचाई योजना जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। उसको इनको खुदाई करवाना चाहिए था जिससे कि किसानों को लाभ मिलता, लेकिन इन्होंने उस काम को 15 साल के अंदर नहीं किया। जब हम विधायक बने तो हमने प्रयास करके उस योजना को लागू करवाया और आज उस पे काम चल रहा है, उस इलाका के किसानों को लाभ मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें थी। आपको एक चुल्हन बीघा के सामने छिलका का निर्माण हो रहा है। वो छिलका जो था खास करके इस्लामपुर के जो पूर्वी इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी इलाके जिसको कहा जाए, उत्तरी पूर्वी इलाका उसको कहा जाएगा, ढेकवाहा का पंचायत, रानीपुर का, बेले का, उसके अलावे हिलसा का भी, वो जो आपका चौसंडा पंचायत है, इन पंचायत के किसानों का फसल हमेशा मारा जा रहा था। पानी का जमाव के कारण फसल जिस रूप में उत्पादित होना चाहिए था नहीं हो पाता था और किसान के बीच काफी परेशानी थी। उस छिलका का निर्माण भी अब शुरू हुआ है और अंतिम अवस्था में है। तो ये सारी चीजों को हम इसलिए गिना रहे हैं कि यदि वो इस्लामपुर से आते हैं और इस्लामपुर के मिट्टी के प्रति उनको दर्द होता तो ये सारी वाजिब चीजें थी जिसका समाधान उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। इसलिए इस्लामपुर की जनता भी उनसे बहुत खुश नहीं है। खास कर नालंदा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस्लामपुर, एकंगर, हिलसा, कहा जा रहा था कि जिला बनाने की मांग नीतीश से भी किया जाता था, लेकिन उस दिशा में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लगता है कि इस क्षेत्र में कोई नया जिला बनना चाहिए। देखिए, हम तो चुनावी एजेंडा में ही हमारा ये वादा था कि हमारी सरकार यदि बनेगी बिहार में तो हम इस्लामपुर को अनुमंडल और हिलसा को जिला बनाने के लिए सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। हमने कई बार विधानसभा के अंदर भी इस सवाल को उठाने का काम किया, लेकिन जिस रूप में संघर्ष की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए था, चूंकि ये लोग सत्ताधारी दल के लोग थे, इन लोगों को दबाव देना चाहिए था जो दबाव ये लोग नहीं बना पाए। आज एक बातें जरूर हुई हमारे दबाव से, और हमने जब सवाल उठाना शुरू किया तो इस्लामपुर में इस बार एक अलग से आरक्षी पद, ये डीएसपी का रैंक, डीएसपी का पद सृजित हुआ है। तो पुलिस अनुमंडल का एक रूप से, एक तरह से इस्लामपुर को दर्जा मिला है और आगे हम लोगों का लक्ष्य है कि इस्लामपुर को हम लोग अनुमंडल बनाएं और नालंदा को जिला बनाया जाए। चूंकि इस्लामपुर से हिलसा की जो दूरी है, हिलसा को जिला बनाया जाए, सॉरी, तो ये हिलसा इस्लामपुर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर का है और बिहार शरीफ जाने के लिए इस्लामपुर के लोगों को 45 किलोमीटर तय करके दूरी जाना पड़ता है, जो एक लंबी दूरी है। और हिलसा और इस्लामपुर का सहज कनेक्टिविटी भी है और सारी चीजें हिलसा में उपलब्ध है। आप सारा जुडिशियल देखिए तो जुडिशरी का तो एक तरह से सेमी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पे पर्याप्त सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उपलब्ध है और अहर्ता भी पूरा करता है। इससे छोटा छोटा भूखंड को जिला बना दिया गया है। तो हमारा हिलसा जो है 8 प्रखंड का हमारा अनुमंडल है, तो निश्चित रूप से ये अनुमंडल जिला का अहर्ता को पूरा करता है और इनको अभिरुचि दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभिरुचि उस रूप में नहीं दिखाया है। हम आपके चैनल से चाहेंगे पुनः कि सरकार हमारी बातों को सुने और हिलसा को जिला और इस्लामपुर को अनुमंडल बनाया जाए। लगता है कौशिंदर जी सिर्फ नीतीश कुमार के नाम के भरोसे जीतते हैं, अपना कुछ नहीं। देखिए, राजनीति में एक दौर था कि लोग किन्हीं के नाम पे चुनाव लड़के जीतते थे और नीतीश कुमार जी नालंदा से आते हैं। नालंदा के लोगों का उनके प्रति काफी उम्मीद था,
लोगों ने उनको मोहब्बत और प्यार भी देने का काम किया और उनके कहने पे नालंदा में लोगों ने वोट भी दिया, 3-3 बार इनको सांसद बनाया। इसलिए इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी की कृपा से ही ये चुनाव जीतते रहे। लेकिन अब की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है। एक तो देश के अंदर, बिहार के अंदर जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, नीतीश कुमार जी का जो चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है बिहार में और देश में, वो आम जनता के मानस पटल पर है। दूसरी तरफ हम उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी नालंदा से आया और नीतीश कुमार के गढ़ में नीतीश जी के खिलाफ लड़ करके चुनाव जीतने का काम किया। तो जनता ऐसा नहीं है कि अब किसी के प्रति पिछलग्गू है। जनता काम को चाहती है, जनता चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमको मान सम्मान प्यार दे, हमारी समस्या का निदान करे। उस रूप में जनता की चाहत है, इसलिए अब कोई किसी के नाम पे चुनाव जीते, ये हमको समझ से बाहर की बात है। ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन, बिहार में आप लोग कितने सीटें जीत रहे हैं? हम लोग 40 का नारा दिए हैं कि बिहार से हम 40 सीट जीतेंगे। तो ये थे राकेश रोशन, जेडीएस विधायक हैं, जिन्होंने दावा किया है कि वो महागठबंधन की जो स्थिति है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि 40 में 40 सीटें वो जीतेंगे और इस बार लोकसभा का कुछ और देखने को मिलेगा वहाँ पे दृश्य, और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।